नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाऊंगा। संसद में राहुल गांधी दहाड़े सोना को, जो गोल्ड होता है सोना, उसे मिट्टी बनाने का फॉर्मूला सिखा दिया है। कैसे सोने को मिट्टी बनाना है। आपने मिट्टी से सोना बनाने वाला फॉर्मूला सुना होगा। सोने को कैसे मिट्टी बनाना है आज राहुल गांधी ने करके दिखाया है, उसके बारे में आपको बताऊं। 37 मिनट के भाषण में राहुल ने बीजेपी की सीटें बढ़ाने वाली कितनी बातें बोली हैं। मोदी बोलते उससे पहले ही अमित शाह ने इंडिया को कैसे निपटा दिया, आज इसका चैप्टर भी। फिर बताऊंगा राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले कांड का सच क्या निकला। फिर बात होगी उत्तर प्रदेश की। हिंदुओं पर लगे 43 साल पुराने दाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे एक झटके में धो डाला। 43 साल का दाग निपटा दिया, आज उसके बारे में बात हुई। सीएम योगी का वो काम जिससे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हड़कंप मचा हुआ। फिर बात होगी बागेश्वर बाबा की। मुस्लिम वोट के लिए बाबा बागेश्वर को कांग्रेस ने धोखा दे दिया है क्या। बागेश्वर बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि कमलनाथ कन्नी काट गए। भाई कल तक तो आरती उतार रहे थे, आज कमलनाथ कन्नी काट गए हैं। बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव पलट दिया है क्या, आज इसके बारे में बात हुई। और फिर आपको मिलवाऊंगा उस महिला रोबोट से जो अब इंसानों से शादी किया करेंगी। और आखिर में बताऊंगा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या ईवीएम बैन हो गया है। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर रेफरेंडम यानी लोगों से राय लेने का या रेफरेंडम कराए जाने का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कपिल सिब्बल की उस दलील के बाद आई जिसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की तुलना ब्रेक्जिट पर हुए जनमत संग्रह से की और कहा गया कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया तब रेफरेंडम नहीं कराया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ समर्थन देने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद किया। केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि संविधान के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दशकों तक याद किया जाए। केजरीवाल ने संसद के अंदर और बाहर बिल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी कांग्रेस की तारीफ की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है। आज एएसआई ने परिसर के बाहरी हिस्से और गुंबद से लेकर तहखाने तक की जांच पड़ताल की। आज आईआईटी के एक्सपर्ट्स की टीम भी ज्ञानवापी पहुंची। आईआईटी की टीम को जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन से सर्वे के लिए बुलाया गया। इस बीच वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी। हरियाणा के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आज सुबह 6 बजे ईडी ने गुरुग्राम में गोपाल कांडा के घर और उनकी एयरलाइन कंपनी MDLR पर रेड शुरू कर दी। गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं और सिरसा से विधायक हैं। गोपाल कांडा को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी किया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम होगा कराची टू नोएडा, जिसे जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन बनाएगी और इसके प्रोड्यूसर अमित जानी होंगे। खबर है कि अमित जानी अगले हफ्ते कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ ही अमित जानी भारत से पाकिस्तान गई अंजू के जीवन पर भी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास जिसमें बात होगी संसद में राहुल गांधी दहाड़े सोना को मिट्टी बनाने का फॉर्मूला सिखा दिया। 37 मिनट के भाषण में राहुल ने बीजेपी की कितनी सीटें बढ़ाई। मोदी बोलते उससे पहले अमित शाह ने इंडिया को कैसे निपटा दिया। देखिए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन, लेकिन 3 दिनों की जो ये चर्चा हो रही है उसमें अगर आप मोटे तौर पर बात कीजिए तो देश में इसको ही लेकर चर्चा थी कि 2 लोग क्या बोलेंगे। एक तो संसद सदस्यता फिर से मिलने के बाद राहुल गांधी पहली बार आएंगे तो क्या बोलेंगे।
इसको लेकर बड़ी चर्चा थी कि अरे बॉस राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले शेर शेर बोल रहे हैं, शेर दहाड़ेगा, तो क्या होगा, सब सुनना चाह रहे थे। दूसरी चर्चा इस बात को लेकर अभी भी बनी हुई है कि पीएम मोदी जब बोलेंगे तो विपक्ष को कैसे धोएंगे। इसमें से एक इंतजार तो खत्म हो गया, राहुल गांधी आज बोल लिए। लेकिन जिन राहुल गांधी को शेर बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि वो संसद में दहाड़ेंगे, दहाड़ना तो दूर की बात, वो बोल कर गए तो खुद को ही एक्सपोज करके चले। उधर पीएम मोदी के भाषण के पहले ही आज अमित शाह ने 2 घंटे के करीब की अपनी स्पीच में चुन चुनकर विपक्ष के आरोपों को भी निपटाया और विपक्ष को भी नाप दिया। पीएम मोदी के जवाब से पहले ही आज देश को कांग्रेस के गैर गंभीर नेता राहुल गांधी और अविश्वास प्रस्ताव जैसे गंभीर मौके को समझते हुए, उस मौके को लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के अवसर को पहचानते हुए अमित शाह का भाषण दोनों देखने को मिल गया। आज मैं आपको दोनों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कैसे सोने को मिट्टी बना दिया और कैसे अमित शाह ने इस पूरे मौके में 2 घंटे बोले हैं बॉस, कैसे इस मौके का इस्तेमाल किया, आज आपको दोनों देखना चाहिए। और राहुल गांधी और अमित शाह दोनों की बात करूंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी के पास बॉस आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एकदम सोने वाला मौका। पूरा देश आज इंतजार कर रहा था कि देखते हैं आज राहुल गांधी क्या बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी में सोने को मिट्टी बना देने का जैसे हुनर है और इसलिए उन्होंने सुनहरे मौके पर भी मिट्टी डाल दी। जब पूरा देश, आप सोचिए पूरा देश टकटकी लगाकर राहुल गांधी का भाषण सुनने बैठा, हर चैनल पर राहुल गांधी का भाषण कटा हुआ था, यूट्यूब पर लोग राहुल गांधी का भाषण देख रहे थे, तो इस सुनहरे मौके को उन्होंने कैसे मिट्टी में बदला पता है आपको? उन्होंने वही कर दिया जो बीजेपी चाहती थी और इंतजार कर रही। वो करीब 37 मिनट ही बोले और उसके बाद भागते दौड़ते संसद से बाहर चले गए। ऐसा क्यों हुआ वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि उन्होंने अपने इतने महत्वपूर्ण भाषण की शुरुआत कैसे उसी घिसे पिटे और पुराने शब्दों से की जो वो अक्सर कह चुके। मतलब देश सुनने बैठा था कि आज सुनते हैं मणिपुर पर या दूसरे मुद्दों पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं। आप सुनिए उन्होंने शुरुआत कैसे की, आप माथा पीट लेंगे। पिछली बार मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, तो वो जो कष्ट हुआ 2, 3, 4, 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज आपको डरने की जरूरत नहीं, डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप सोचिए पूरा देश सुनने बैठा है, इनका टेप रिकॉर्डर वहीं फंसा हुआ है अडानी अंबानी पर। राहुल गांधी ने फिर बोलना शुरू किया तो अडानी का नाम ही लिया और इसके बाद वो ऐसा डिरेल हो गए, पटरी से ऐसा उतरे कि भारत जोड़ो यात्रा की बात करने लगे। उसमें भी ये बताने लगे कि उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन इस यात्रा का मकसद ही उन्हें नहीं पता था। अब बताइए बॉस, ये आदमी खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक यात्रा जिसका इतना प्रचार किया गया, आप बताइए, उसका मकसद ही शुरू करते वक्त राहुल गांधी को पता नहीं था कि मैं शुरू क्यों कर रहा हूं। ये आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो देश के सामने कि आपकी पार्टी, आपकी जो पॉलिटिकल रणनीति है वो क्या है बॉस? बताइए, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं और इनको पता ही नहीं कि हमको हासिल क्या करना, मेरा मकसद क्या है। खुद बता रहे हैं, सुनिए संसद के अंदर क्या बोल। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद
कि राहुल, तुम क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो? और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी जिस गांधी परिवार के पीछे पीछे घूमती है, राहुल गांधी शेर, दहाड़ेंगे, शेर आया चिल्लाते हैं, वो शेर क्यों निकला है जंगल में उसको यही नहीं पता है। वो क्यों भारत जोड़ो यात्रा, अच्छा भारत जोड़ो यात्रा करने निकले होंगे तो किसी के साथ तो बैठ के स्ट्रैटेजी बनाए होंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे अचीव करेंगे। कुछ नहीं, खुद कह रहे हैं हमको पता ही नहीं था कि हम क्यों क्या किस मकसद से निकले। यानी राहुल गांधी अपने ही भाषण में खुद को ही एक्सपोज करने लग गए। इतना गोल्डन मौका, सोने को मिट्टी बनाना शुरू किया इन्होंने। पहले अडानी अंबानी से शुरू किया, फिर वही घिसा पिटा मेरी भारत जोड़ो यात्रा उस पर चले गए और उसमें खुद को खुद एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी ये बताने लगे कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा ने उनके अहंकार को खत्म कर दिया, और ये बताते बताते खुद मान भी रहे हैं कि मैं अहंकारी था। यानी जितने नेता कांग्रेस छोड़ के गए, हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे लोग कहते ना थे कि भाई इनसे मिलना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, अहंकार दिखता है। आज खुद मान रहे हैं संसद में कि मेरे अंदर का अहंकार भारत जोड़ो यात्रा ने खत्म किया। तो इसके पहले तो पूरा भरा हुआ होगा अहंकार, तभी ना खत्म किया। और इन सारी बातों में मणिपुर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन संसद में बड़े मौके को मिट्टी में मिलाकर राहुल गांधी इधर उधर की बातें करते दिखे। सुनिए दूसरी बार उन्होंने कैसे अपने अहंकार के बारे में बताया, खुद को एक्सपोज किया। मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, 1 सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई। अब राहुल गांधी की पार्टी उनको शेर बताती, वो खुद को खुद ही कह रहे हैं कि भेड़िया निकला था, वो चींटी बन गए। ऊपर से कह रहे हैं घुटने में दर्द हुआ तो अहंकार खत्म हो गया। घुटने में दर्द से अहंकार खत्म हो गया। राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर अपनी बात शुरू की और मोदी अडानी पर ही अपनी बात खत्म भी की। यानी शायद राहुल गांधी के स्पीच राइटर को मोदी अडानी के अलावा कुछ और समझ में ही नहीं आता। पहले सुनिए उन्होंने अपना भाषण खत्म कैसे किया, फिर मणिपुर पर जो बोला वो भी बताऊंगा। रावण 2 लोगों की सुनता था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। वैसे आपने गौर किया होगा, 2 लोगों की जब वो बात कर रहे हैं तो अमित शाह और अडानी कह रहे हैं। अंबानी अडानी में से अचानक अंबानी को गायब कर दिया उन्होंने, अब सिर्फ अडानी कर रहे हैं। 37 मिनट के भाषण में राहुल गांधी मणिपुर पर करीब 15 मिनट बोले और इन 15 मिनट में भी वो ऐसी बातें कर रहे थे कि भारत माता की मणिपुर में हत्या हो गई, जबकि उन्हें अगर सरकार की नाकामी बतानी थी तो फैक्ट्स के साथ बताते।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनिए, जब मणिपुर तक पहुंचे भी, डिरेल होते होते इधर उधर पुरानी बातें करते करते जब मणिपुर पर पहुंचे तो क्या बोले। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं। अब आप सोचिए, मणिपुर इतना सीरियस इशू है, दो समुदायों के बीच तनाव चल रहा है और कह रहे हैं आपने मणिपुर के लोगों को मार दिया, भारत माता की हत्या कर दी। बंगाल में कुछ होता है, इनको भारत माता नजर नहीं आती है। दूसरे हिस्सों में कुछ हो जाए देश के, जहां कांग्रेस की सरकार है, भारत माता नजर नहीं आती। आज भारत माता की याद आई। राहुल गांधी के पास संसद में मौका भी था, टाइम भी था, लेकिन वो फटाफट अपना भाषण खत्म करके चले गए। ऐसे लगा कि उन्हें कहीं जाने की जल्दी थी। बाद में पता चला कि राहुल गांधी राजस्थान जा रहे हैं और राजस्थान जाने की जल्दबाजी में ही अपना भाषण खत्म करके संसद से निकल गए। इसके बाद वो राजस्थान के बांसवाड़ा में दिखे, जहां कांग्रेस की एक बड़ी रैली आज थी। सोचिए, जिस मणिपुर के मुद्दे पर संसद में इतने दिनों हंगामा चला, उस मुद्दे पर जब बोलने का टाइम आया तो राहुल गांधी के लिए राजस्थान भागकर पहुंचना जरूरी था। इससे आप मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस की सीरियसनेस, गंभीरता को समझ सकते हैं। मैं आपको लोकसभा में आज की एक क्लिप दिखाता हूं जो बहुत लोगों से मिस हो गई। हमारी रिसर्च टीम ने इसको सुना और निकाला। इसमें बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, हमने चूंकि उसकी आवाज का टेक्स्ट भी लगाया तो आपको पता चलेगा। हंगामे के बीच आपको दिखेंगे किरण रिजिजू और स्पीकर, लेकिन आवाज राहुल गांधी की भी आ रही है पीछे से। और इसमें राहुल गांधी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उन्हें राजस्थान जाना है। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें जल्दी राजस्थान जाना है और शायद प्रियंका भी जाने वाली हैं, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये लोग एडजर्न कराना चाहते हैं हाउस को। यानी वो हड़बड़ी में थे कि कैसे बस यहां बोलूं और निकलूं और राजस्थान पहुंचूं। सुनिए उस हिस्से को। राहुल गांधी की आवाज आती है, आई हैव टू गो टू राजस्थान, दे वांट टू एडजर्न इट, प्रियंका हैज टू गो ऑल्सो। यानी एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने 37 मिनट के अपने भाषण के मौके को एक तरह से बर्बाद कर दिया। अच्छा, इतनी हड़बड़ी थी आपको राजस्थान जाने की तो कल ही बोल लेते जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। ये भी बात आई थी कि पहले राहुल गांधी ही बोलने वाले थे, बाद में गौरव गोगोई बोले। तो भाई अगर आज आपका राजस्थान का कार्यक्रम था कल बोल लेते, आज राजस्थान का कार्यक्रम था तो आज छोड़ देते, कल बोल लेते, कल जो आने वाला कल है। लेकिन आज क्यों बोले जब समय का इतना अभाव था कि आप वहां पर जो सत्ता पक्ष है उसका अगर हंगामा हो रहा है तो शांत होने का इंतजार नहीं कर सकते। आनंद फरानंद में 4 बातें बोलकर भागकर जाना पड़ा आपको, फिर क्या जरूरत थी बोलने की। यही वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे राहुल गांधी सोने को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिट्टी बना दी। और दूसरी तरफ आप देखिए अमित शाह हैं जिन्होंने 2 घंटे का भाषण दिया। भाई 2 घंटे का, जबकि पीएम बोलने वाले हैं, उसके बावजूद आज उनके पास मौका था तो 2 घंटे के भाषण में 1-1 मिनट का इस्तेमाल किया। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विपक्ष की खामियां बताई और मणिपुर पर 1-1 सवाल का जवाब दिया उन्होंने। अमित शाह चाहते तो मणिपुर पर उठे सवालों का जवाब कुछ ही देर में देकर निकल जाते, क्योंकि कल पीएम तो बोलेंगे ही। फिर भी अमित शाह ने आधे घंटे से ज्यादा मणिपुर पर अपनी बात रखी और कोई इधर उधर की बात नहीं की।
एक भी सवाल को हल्के में नहीं लिया, एक एक सवाल का डिटेल में जवाब दिया। फिर आप कहते हैं कि ये लोग चुनाव कैसे जीत जाते हैं? विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं गए और पीएम संसद में मणिपुर पर क्यों नहीं बोले। आज इसका जवाब भी विपक्ष को मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम के बोलने का सवाल तब आता जब विपक्ष मणिपुर पर गृह मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन विपक्ष को जवाब चाहिए ही नहीं था, उन्हें सिर्फ विरोध ही करना था। सुनिए अमित शाह का जवाब। मान्यवर मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। जिन्हें मणिपुर पर सवाल पूछना था वो तो आनंद फानंद में वाइंड अप करके चले। अमित शाह ने पब्लिक को मैसेज दिया ना कि भाई मैं बोलना चाहता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि भाई गृह मंत्री वो पहले जवाब देगा। आप कहते कि मैं नहीं संतुष्ट हूं, पीएम से जवाब दिलाई, तब पीएम बोलते। लेकिन आप तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं रखते, ये उन्होंने आरोप लगाया। अब जो सवाल इतने दिनों से विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम क्यों नहीं मणिपुर गए, तो उसकी वजह भी अमित शाह ने बताई कि मणिपुर के हालात को समझना चाहिए। मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की, इसे समझना चाहिए। मणिपुर में नस्लीय हिंसा का इतिहास क्या रहा है, इसे समझना चाहिए। इस बार की हिंसा का बैकग्राउंड क्या है, इसमें 3 बातें। पहली वजह, म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का मणिपुर आना। दूसरी वजह, यह अफवाह फैलना कि जहां शरणार्थी बसे हैं उसे गांव घोषित कर दिया गया। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, मैतेई समाज को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में तनाव पहले से था, हाईकोर्ट के फैसले से चिंगारी भड़क गई। सुनिए अमित शाह। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले का है, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दीजिए। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है। और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे हैं मान्यवर। मणिपुर पर पीएम के संसद में न बोलने को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन सब ये भूल गए कि मणिपुर में तो नस्लीय हिंसा का लंबा इतिहास रहा, और जब जब ऐसी हिंसा हुई तब तब संसद में तब की सरकारों ने क्या किया, ये सब आज अमित शाह ने याद दिलाया। उन्होंने कहा, अमित शाह ने, कि बॉस आप लोग बात करते हैं कि पीएम नहीं बोले, पीएम नहीं गए, आपने क्या किया था। उन्होंने हिस्ट्री याद दिलाई। उन्होंने मणिपुर में कहा, मणिपुर में जो नस्लीय हिंसा का इतिहास है उसके बारे में अमित शाह ने आज बताया और गिनाया विपक्ष कि 1993 में नागा वर्सेस कुकी हुआ, लंबा चला, बहुत भयंकर हिंसा हुई, कई महीनों तक चली। जवाब किसने दिया संसद में? राज्य मंत्री ने। यहां गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि भैया मैं जवाब देने को तैयार हूं। उनके जमाने में उनका कहना था, अमित शाह का, कि आपके जमाने में तो राज्य मंत्री जवाब दे रहा था। 1993 में फिर उन्होंने कहा
कि मैथई वर्सेस पंगल हुआ? जवाब किसने दिया? जवाब दिया गृह मंत्री ने, तब के गृह मंत्री ने। तो वो कह रहे भैया तब आपके गृह मंत्री ने जवाब दिया था, प्रधानमंत्री ने तो नहीं दिया था। 1997 में उन्होंने कहा कि भाई कुकी वर्सेस पाइते हुआ, कोई चर्चा ही नहीं हुई संसद में, चर्चा ही नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया। क्यों? वो पूछ रहे हैं भाई आप आज मांग रहे हो, तब क्यों नहीं मांगा? अमित शाह ने 1993 में मणिपुर की नस्लीय हिंसा का जिक्र करते हुए सदन को यह बताया कि उस वक्त 1.5 साल तक हिंसा चली और सदन के अंदर ना तो पीएम ना ही गृह मंत्री बल्कि तब के राज्य मंत्री राजेश पायलट ने जवाब दिया था। सुनिए अमित शाह का वो बयान। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूँ इतिहास, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। एक एक बात का जवाब मणिपुर पर अमित शाह दे रहे थे। एक बात यह लगातार कही जा रही है कि पीएम को मणिपुर की परवाह नहीं है, उनका ध्यान मणिपुर पर नहीं है। अमित शाह ने आज सदन के अंदर खड़े होकर बताया कि पीएम मणिपुर के मामले में सुबह के 4 बजे भी अमित शाह को फोन कर देते थे और सुबह 6 बजे फिर अमित शाह को उठा के पूछते थे कि बताओ इतनी देर में क्या हुआ। सुनिए अमित शाह। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख। यानी मणिपुर को लेकर एक एक बात का जवाब अमित शाह ने दिया, और सिर्फ मणिपुर पर नहीं दिया। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है तो उन्होंने गिनाया कि इस देश में कैसे किसानों के अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं, गरीबों के अकाउंट में पहुंचे हैं, लोगों के हर घर तक जो है वो जल पहुंचाया गया है, और तमाम सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ये फर्क है राहुल गांधी और अमित शाह के बयानों में और भाषणों में, या जो उन्होंने पक्ष रखे उसमें। एक व्यक्ति 37 मिनट में से कुछ मिनट हंगामा ही हो गया, बाकी समय में न जाने क्या पुरानी स्क्रिप्ट बोल बाल के और उसके बाद चले गए क्योंकि उनको राजस्थान जाना था। और एक आदमी जो देश का गृह मंत्री है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई वो जवाब देने से भाग रहे हैं, डरते हैं, फलाना ढिमकाना, वो 2 घंटे से ज्यादा खड़े होकर एक एक बात का जवाब देकर गया। अब बताइए देश क्या देख रहा है? और देश तो आज ये भी देख गया, आरोप लगा कि राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर संसद में फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा दिया। ऐसे नहीं, ऐसे करके फेंकते हैं कि राहुल गांधी संसद में फ्लाइंग किस करके गए। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लोकसभा के अंदर एक वीडियो पोस्ट किया अंदर का। इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी सीट के पास खड़े हुए कुछ इशारा कर रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीजेपी की महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस कर। इस बात का जिक्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में किया। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के ठीक बाद भाषण देने के लिए आई थी और उन्होंने बताया कि राहुल ने किस तरह का व्यवहार किया। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament.
गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, ये आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी को लेकर सदन में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी के आरोप लग ही जाते हैं। कभी वो आंख मार देते हैं, कभी उठकर पीएम को गले लगाने चले जाते हैं, और आज उन पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लग गया। और इसकी शिकायत भी स्पीकर से की गई। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से लिखित शिकायत की और राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब स्मृति ईरानी भाषण दे रही थी, तब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की तरफ अभद्र इशारा किया। महिला सांसदों ने भी मांग रखी कि लोकसभा के अंदर की सीसीटीवी फुटेज निकालकर इस घटना की जांच की जाए। राहुल गांधी की शिकायत करने वाली महिला सांसदों ने सदन से बाहर आकर क्या कहा, आपको वो भी सुनवाता हूं। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया, और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है, और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें, तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। हालांकि राहुल गांधी से जुड़े इस विवाद का जो वीडियो वायरल हुआ, कहा जा रहा है कि वो वीडियो तब का नहीं है जब राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हुए लोकसभा से निकले, क्योंकि इस वीडियो में राहुल गांधी स्पीकर से कुछ कहते हुए और कुछ इशारा करते हुए दिखे। इस वीडियो से यह क्लियर नहीं होता कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जिस फ्लाइंग किस की बातें हो रही हैं उसके बारे में सदन में मौजूद दूसरे लोग और सदन की गैलरी में मौजूद पत्रकारों ने भी बताया कि जब राहुल गांधी सदन से निकल रहे थे, तब सत्ता पक्ष की तरफ से शोर किया गया। इस शोर को सुनकर राहुल गांधी पीछे मुड़े और फ्लाइंग किस किया और फिर सदन से चले गए। यानी यह बात सही है कि सदन में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है, और यह बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मानी, जो वहां पर मौजूद थी। हमारे संवाददाता पुलकित से बातचीत में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने तो स्नेह के तौर पर यह किया, मतलब स्नेह के तौर पर फ्लाइंग किस दिया, और इसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही? विजिटर्स गैलरी में थी, हमने देखा एज अ जेस्चर ऑफ व्हेन ही वाज लीविंग, उन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन किया और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या ये कहकर सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है तो मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए ये न्यू इंडिया है और नए भारत में यंग जनरेशन भी है, उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। जिनको नफरत की आदत हो चुकी है उनको प्यार मोहब्बत से दिक्कत जरूर होती है। अब प्रियंका चतुर्वेदी जिस तरह की बातें रख दें कि यंग इंडिया है, अरे ये तो मोहब्बत की दुकान है इसलिए फ्लाइंग किस दे दिया, मतलब जो 10 तरह के तर्क दे रही हैं, लेकिन वो ये मान तो रही है कि भैया फ्लाइंग किस हुआ है। राहुल गांधी ने सदन में जो किया वो कौन सी भावना से किया ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने फ्लाइंग किस किया ये बात वहां मौजूद लोग बता रहे हैं। कांग्रेस भी इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दे रही और ये कह रही कि ये सब मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी पर लगे आरोपों का जवाब इस भाषा में दिया जो अभद्रता ही कही जाएगी। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। स्मृति ईरानी अपनी बेकार की बातें बंद करें। 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। ये एक महिला की भाषा है। सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही हैं कि स्मृति ईरानी महिला के नाम पे धब्बा है, ये एक महिला की भाषा है। और इनके नेता सो कॉल्ड प्यार की दुकान चलाते हैं, मोहब्बत की
दुकान चलाते हैं। ये भाषा है कि महिला के नाम पर बद्दा है, धब्बा है स्मृति ईरानी। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी को ऐसे संबोधित किया जाता है। और इनके तो ना पता नहीं कितने वीडियो, पता नहीं किस तरह से बात करती है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता। एक तो अभद्रता का आरोप लग रहा है और उस पर जवाब देने की जगह आप खुद ही अभद्रता कर रही हैं। दूसरे को खुद एक महिला होकर सुप्रिया श्रीनेत दूसरी महिला को कह रही है कि वो औरत के नाम पर धब्बा है। कोई भी इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करेगा और यही कहेगा कि भाषा निम्न स्तर की भाषा है, लेवल ही नहीं है इस भाषा का। लेकिन इनकी पार्टी में इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये ऐसे ही बोलती ही हैं। दूसरी बात, सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को ये कही कि ये सदन है, नौटंकी का अखाड़ा नहीं। तो ये बात सबसे पहले कांग्रेस को खुद समझनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पर जिस तरह के व्यवहार का आरोप लगा उससे तो यही लगता है कि वो सदन में नहीं, किसी सेलिब्रेशन पार्टी में। अगर सदन नौटंकी का अखाड़ा नहीं है तो ये बात कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता भी समझें कि कभी आंख मारना, कभी पीएम को जाके गले लगा लेना, कभी फ्लाइंग किस, ये सब सदन में नहीं होता बॉस। तीसरी बात ये समझने वाली है कि हो सकता है कि एक वर्ग को फ्लाइंग किस में कोई बुराई न लगती। आजकल तो बहुत परिवारों में यह सामान्य सी बात है, लेकिन संसद में देश के हर कोने, हर कल्चर की महिलाएं होती हैं। हर वर्ग में फ्लाइंग किस कोई सामान्य नहीं माना जाता भाई। और काहे सहेंगे भाई तुम्हारा फ्लाइंग किस? संसद है, कोई मजाक चल रहा है? कोई आएगा किसी को फ्लाइंग किस देके चला जाएगा। चौथी बात, संसद की एक गरिमा होती है, यहां पर ऐसे किसी बर्ताव और ऐसे किसी इशारे से बचना चाहिए जिससे सदन की गरिमा कम होती। पांचवी बात, कांग्रेस ये कह रही है कि ध्यान भटकाने के लिए फ्लाइंग किस का विवाद बनाया गया, तो ये बात कांग्रेस को ना समझनी चाहिए बॉस। अगर इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है उसको छोड़ के बीच में जा रहे हैं और फ्लाइंग किस देते हुए जा रहे हैं। अगर वो अपने मुद्दों को लेकर इतना सीरियस है तो फिर उनके नेता ऐसी हरकत ही क्यों कर रहे हैं जिससे दूसरों को मौका मिले मुद्दे से भटकाने का। लेकिन अपने अंदर तो झांकना नहीं है। स्मृति ईरानी को कह रही हैं कि वो औरत के नाम पर धब्बा है। क्या थोड़ी बेकारी बोलते हैं इनके बारे में। राहुल गांधी पर ऐसे आरोप पहली बार लगे होते तो भी समझ आता कि चलो ये पहली गलती। वो सदन में कई बार ऐसे इशारे या बर्ताव कर चुके हैं जिससे विवाद हो। साल 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर पीएम मोदी के पास पहुंच गए थे और उन्हें गले लगा दिया। तब भी ये बात उठी थी कि ऐसा बर्ताव कौन करता है भाई। पीएम मोदी को गले लगाने के बाद जब वो अपनी सीट पर लौटे तो उन्होंने अपने साथी सांसदों को देखकर आंख मारी थी, जिससे ये लग रहा था कि जैसे वो अपने साथियों से कह रहे हो देखा कमाल कर दिया ना मैंने। उस वक्त भी राहुल गांधी के उस वक्त के इशारों पर विवाद हुआ और आज उन पर सदन में महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस करने के आरोप लग रहे हैं। यानी जो मौका मिला वो तो गवाया ही, आरोपों में घिर गए सवालों अलग। राहुल गांधी कभी अपने इशारों या कभी अपनी भाषा से विवाद में फंस जाते हैं। उन्हें अपने भाषण की वजह से सदस्यता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में उन्हें अपने आचरण के प्रति और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें नसीहत दी थी। मैं आज याद दिलाता हूं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी का लहजा सही नहीं और पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले सावधानी की उम्मीद की जाती है। तो दूसरी किसी महिला को औरत के नाम पर धब्बा बताने की जगह अगर पार्टी बैठकर विचार करेगी कि सदन के अंदर क्या बिहेवियर हो, क्या व्यवहार हो, किस तरह का बात व्यवहार हो कि लोगों को लगे कि हाँ ये आदमी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताता हूं कि कैसे हिंदुओं पर लगे 33 साल पुराने दाग को योगी ने एक झटके में धो डाला। सीएम योगी का वो काम जिससे यूपी की पॉलिटिक्स में हड़कंप मच गया है। इस देश को सिर्फ गुजरात दंगों की याद दिलाई जाती है, लेकिन दंगे तो गुजरात के बाद भी हुए और दंगे तो गुजरात से पहले भी हुए। और इनमें से ही एक दंगा था 1980 का मुरादाबाद दंगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ। 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगों का सच अब जाकर देश के सामने आया है और इस सच को सामने लेकर आए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश हुई है। आप भी सोचेंगे कि 43 साल पुराने दंगों की रिपोर्ट में का अब आने का क्या मतलब है। 43 साल से क्यों नहीं आई और क्यों मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं पे
जो 43 साल से हिंदुओं के दामन पर दाग लगा था, उसको योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में धो दिया है। आज आपको बताऊंगा। आपको मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट में क्या है वो बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कैसे वोट बैंक के लिए दंगे भड़काए गए और कैसे वोट बैंक के लिए इस रिपोर्ट को, दंगों की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया गया। दंगों के बाद सहानुभूति हासिल करने के लिए कैसी झूठी कहानी बनाई गई। लेकिन पहले आप ये देखिए कि मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट को कैसे 40 साल से दबा के रखा। साल 1980 में मुरादाबाद के दंगे होते हैं, आज से 43 साल पहले, 43 इयर्स। 1980 में ही जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन होता है। जस्टिस MP सक्सेना को दंगों की जांच दी जाती। 1983 में दंगों की जांच रिपोर्ट सरकार को मिल भी गई, यानी 3 साल के अंदर रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन लोगों के सामने आने में उसे 40 साल लग गए। दंगों की जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जानी थी। सदन में पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लगती है। 1986 से लेकर 2005 तक 14 बार कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी ही नहीं दी सदन में रखने की। कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिलने से रिपोर्ट पेश ही नहीं हो पाई। यानी पिछले 40 साल से मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट धूल फांक रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, अखिलेश यादव सब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने तो 4 बार मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट को सदन में रखने से इनकार कर दिया था। अभी बताऊंगा कि क्यों यह सब हुआ। लेकिन अब 40 साल के बाद कोई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और कहते कि नहीं बॉस, रखो दंगों की रिपोर्ट। और उन्होंने आज नहीं बनवाई ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वही 1983 वाली रिपोर्ट है जो अब 2023 में जाकर सामने आई। मुरादाबाद दंगों का सच सामने लेकर आए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब पहले की सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि दंगों की जांच रिपोर्ट पहले क्यों नहीं जारी की गई। पहले एक बार उप मुख्यमंत्री को सुनिए, फिर इस रिपोर्ट में क्या है, हिंदुओं को लेकर क्या लिखा है, किसने दंगे कराए थे, क्या लिखा है, सब बताऊंगा आज। ये तो 15 मुख्यमंत्रियों से आपको पूछना पड़ेगा क्यों नहीं पेश किए थे। लेकिन अगर वर्तमान में अगर पेश किया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए कि दंगे कौन करता है, दंगाइयों को संरक्षण कौन करता है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है। मुरादाबाद दंगों की जो जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि दंगे कैसे शुरू हुए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में ईद की नमाज के लिए ईदगाह में भीड़ जमा हुई। अनुमान के मुताबिक 60 से 70 हजार मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आए। नमाज के दौरान कोई हंगामा न हो इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हिंदू समुदाय के प्रमुख लोग भी ईद की बधाई देने के लिए वहां मौजूद थे। नमाज के बाद ईदगाह में मुस्लिम लोगों को इमाम संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त खबर फैल गई कि मस्जिद के किनारे कुछ सुअर आ गए। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया, मुसलमानों को समझाकर शांत कर दिया। इसके बाद पुलिस मामले की जानकारी सीनियर्स को देने चली गई। जैसे ही पुलिस ईदगाह से निकली वहां हिंसा शुरू हो गई। मस्जिद के पास हिंदुओं के जो घर थे उन पर हमला होने लगा। मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं के घरों पर पथराव किया जाने लगा। हमले में चाकुओं, लाठियों और बांस तक का इस्तेमाल हुआ। छतों से गोलियां चलने लगी। लोग छुरे से हमला कर रहे थे। लोग कह रहे थे नूह में गोली चल गई। 1980 के दंगे में छतों से गोलियां चल रही थी बॉस, और यह सब जांच रिपोर्ट में है। हिंसा में पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए। ईदगाह के पास की गुल शहीद पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। दंगाइयों ने पुलिस वालों के हथियार लूट लिए। उसके बाद लोगों के घरों और दुकानों को लूटा जाने लगा। मुरादाबाद शहर में 20 जगह पर दंगे हुए। मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया, फिर भी हिंसा नहीं रुकी। मुरादाबाद के दंगों में कुल 83 लोग मारे गए, 112 लोग घायल हुए। 1980 में मुरादाबाद सुलग रहा, हिंसा हो रही थी और हिंसा पर राजनीति भी शुरू हो गई। मुरादाबाद दंगों का आरोप बीजेपी, आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों पर लगा दिया गया। यह कहा गया कि दंगों के मास्टरमाइंड बीजेपी और संघ वाले हैं। कई राजनीतिक दलों ने सालों तक यह आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों ने मुरादाबाद के दंगे कराए। 43 साल से हिंदू और आरएसएस
इस दाग को अपने ऊपर लिए घूम रहे थे कि उन्होंने दंगे कराए थे। लेकिन सच क्या निकला जांच में अभी आगे बताता हूं। मुरादाबाद दंगों के दौरान यूपी और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकारों ने दंगों के लिए आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अमेरिका के सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रॉस अपनी किताब द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया में लिखते हैं कि दंगे तब हुए जब कांग्रेस नेता वीपी सिंह सीएम थे। केंद्रीय मंत्री योगेंद्र मकवाना ने आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि विदेशी ताकतें और सांप्रदायिक दल हिंसा के पीछे थे। वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे ताकि भारत के अरब देशों के साथ संबंध ना बिगड़ जाए। मतलब ये संबंध बिगड़ जाए, मतलब आरएसएस और हिंदू संगठन और हिंदू लोग इसलिए ये सब कर रहे थे कि भारत के संबंध अरब देशों से बिगड़ जाए। पॉल ब्रॉस ने इंदिरा गांधी पर अपनी किताब में जो दावा किया उसके सबूत मुरादाबाद दंगों के दौरान अखबारों में छपी खबरों में भी दिखाई। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को हेडिंग दी थी, राइट्स मैनिपुलेटेड टू हार्म रिलेशंस विद अरब कंट्रीज, पीएम। लेकिन सच्चाई क्या थी, अब आपको यह सुनना चाहिए जो इस जांच रिपोर्ट में आई। सच्चाई सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40 साल से यह रिपोर्ट क्यों दबाई गई। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद दंगों के पीछे मुस्लिम लीग और उसके सहयोगियों का हाथ था। हिंसा करने वाले जो लोग थे उनका नेतृत्व मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन कर रहे थे। दंगों की प्लानिंग डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन ने बहुत पहले कर ली थी। डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन ने नमाजियों और दूसरे मुसलमानों को भड़काया था। यह जांच रिपोर्ट कह रही है, 1983 की जांच रिपोर्ट आज योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनवाई है। शमीम अहमद खान ने भाड़े पर कुछ लोगों को हिंसा करने के लिए रखा हुआ था। शमीम अहमद खान और हामिद खान ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले मुसलमानों को भड़काया और बाद में हिंसा करवाई। यह है उस जांच रिपोर्ट में जो 40 साल से दबाई गई। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट में जिस शमीम अहमद खान को मास्टरमाइंड बताया गया है वो कौन था और उस समय क्या चाहता था, यह भी आपको सुनना चाहिए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक शमीम अहमद खान मुस्लिम लीग का नेता था। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। शमीम अहमद खान कई बार चुनाव लड़ चुका था लेकिन हर बार हार जाता था। शमीम अहमद खान किसी भी तरह से मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहता था और उसे लगा कि शायद यह तरीका हो सकता है मुसलमानों में सहानुभूति हासिल करने का। शमीम अहमद खान अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसी एक घटना के बारे में जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि मई 1980 में मुरादाबाद की दलित बस्ती की नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप हुआ था। अपहरण और रेप का आरोप रियाज और उसके साथियों पर लगा। शमीम अहमद खान ने मुस्लिम का वोट हासिल करने के लिए आरोपियों का साथ दिया। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी। जुलाई 1980 में लड़की के घर पर बारात आई। बारात जब मस्जिद के पास से गुजरी तो शमीम अहमद के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। आरोप लगाया गया कि बारात की आवाज से मुसलमानों को इफ्तार में दिक्कत हो रही थी। जांच में पाया गया कि बारात रोजा इफ्तार होने से पहले ही निकल चुकी थी। इसके बाद दलित बस्ती के लोगों और मुसलमानों के बीच जमकर हिंसा हुई। जांच में पाया गया कि शमीम अहमद खान ने मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काया था। इस हिंसा की वजह से मुरादाबाद के दलितों और मुसलमानों में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया। इसके एक महीने बाद अगस्त 1980 में शमीम अहमद खान के लोगों ने मस्जिद के बगल में सुअर आने की खबर फैलाई। मस्जिद के बगल के इलाके में ही दलित बस्ती थी और वो लोग सुअर पालन का काम करते थे। एक महीने पहले हुई घटना की वजह से सुअर की खबर फैलाना शमीम अहमद के लिए आसान हो चुका था, जबकि जांच रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के बगल में कोई सुअर पाया ही नहीं गया। जांच रिपोर्ट से साफ हो गया कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन है। अब आपको बताता हूं कि बीजेपी और संघ पर जो आरोप लगे थे, हिंदुओं पर जो आरोप लगे थे, उन पर जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है। मुरादाबाद की ईदगाह और दूसरी जगहों पर हिंसा के लिए कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं था। मुस्लिम लीग के लोग जिम्मेदार थे, कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं था। लेकिन 43 साल से हिंदुओं के ऊपर डाल दिया गया कि ये दंगे तो हिंदुओं ने कराए, आरएसएस ने कराया।
और चूंकि रिपोर्ट में यह लिखा था कि हिंदू गुनहगार नहीं था, आरएसएस गुनहगार नहीं थी, इसलिए साल दर साल इस रिपोर्ट को दबाया गया। मुरादाबाद दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की भी कोई भूमिका सामने नहीं आई। ईदगाह की हिंसा में आम मुसलमानों की भी भूमिका नहीं थी। शमीम अहमद खान के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और उसके समर्थक और भाड़े के लोग दंगों के जिम्मेदार थे। लेकिन अगर रिपोर्ट सामने आ जाती तो हिंदू मुसलमान के बीच खाई कैसे बनती, कैसे बीजेपी आरएसएस के लिए मुसलमानों के मन में नफरत भरी जाती, कैसे हिंदू से खतरा है यह नैरेटिव सेट किया जाता। इसीलिए 40 साल से यह रिपोर्ट धूल फाक रही। फिर कोई योगी आदित्यनाथ आते हैं और वो डंके की चोट पर इस रिपोर्ट को सामने रखते हैं और दुनिया को सच बताते हैं। ये दंगे किसने कराए? पाठशाला में अब बाबा बागेश्वर का चैप्टर। क्या मुस्लिम वोट के लिए बाबा बागेश्वर को कांग्रेस ने धोखा दे दिया? बागेश्वर बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि कमलनाथ कन्नी काट गए? बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश का क्या पूरा चुनाव पलट दिया है? बाबा बागेश्वर 5 से 8 अगस्त तक यानी 3 दिन तक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रामकथा कर रहे थे और इस कथा के आयोजक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कथा के यजमान उनके बेटे नकुल नाथ, जो छिंदवाड़ा के सांसद भी। इस रामकथा के दौरान कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ बाबा बागेश्वर को बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें सबने देखी। मंच पर बाबा बागेश्वर की आरती उतारी जा रही थी। 3 दिनों तक बाबा बागेश्वर से रामकथा भी सुनी गई। कमलनाथ का पूरा परिवार 3 दिन तक बाबा बागेश्वर की सेवा में लगा हुआ था, उनके चरणों में था। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने तो बाबा बागेश्वर को हेलीकॉप्टर में बैठाकर छिंदवाड़ा घुमाया था और ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं तुमको शीश नवाता हूं, धन्य धन्य हो जाता हूं। लेकिन 3 दिनों की बाबा बागेश्वर की संगत का सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ था कि कांग्रेस के कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बातें करने लगे। ऐसा लगा पूरे देश में हड़कंप मच गया कि कमलनाथ किस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या कांग्रेस हिंदू राष्ट्र बनाएगी बाबा बागेश्वर के कहने पर? कमलनाथ ने यहां तक कह दिया था कि भारत में 82% हिंदू रहते हैं, तो यह देश हिंदू राष्ट्र है या नहीं है। लेकिन जैसे ही कमलनाथ को यह ध्यान आया कि उनका यह बयान मुस्लिम वोटर पर असर डाल सकता है, उन्हें तुरंत यू टर्न ले लिया और यहां तक कह दिया कि मैंने बाबा बागेश्वर को तो छिंदवाड़ा बुलाया ही नहीं था। पहले आप कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र वाला बयान सुनिए, उसके बाद अब वो कैसे पलट गए हैं और क्या इस पलटने के पीछे मुस्लिम वोट छिटक जाने का डर है, इस पर भी बात करूंगा। हर जगह वो जहां भी जाते हैं उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। यानी कमलनाथ जी उस वक्त बाबा बागेश्वर से इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उनसे पूछा गया कि बाबा बागेश्वर तो हिंदू राष्ट्र की बात करते, तो इसमें क्या है? वो कह रहे हैं है ही हिंदू राष्ट्र, 82% हिंदू हैं। कमलनाथ के इस हिंदू राष्ट्र वाले बयान के वायरल होने के बाद वो बुरी तरह प्रेशर में आ गए। हो सकता है इधर से भी गया होगा प्रेशर। कांग्रेस के कई नेता पहले ही इस कथा के लिए कमलनाथ को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन जैसे ही कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, पूरी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। इसलिए तुरंत बाबा बागेश्वर से दूरी बढ़ाने में जुट गए। ऐसा नहीं कि कमलनाथ बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प के बारे में जानते नहीं थे। बाबा बागेश्वर किस तरह अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, ये सबको पता है। आपको बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र पर कुछ पुराने बयान सुनवाता हूं, जिन्हें कमलनाथ ने भी सुना होगा। फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे अब कमलनाथ जो है वो पलटी मार गए, कन्नी काट रहे हैं बाबा बागेश्वर से। सुनिए, सुनवाऊंगा, लेकिन पहले बाबा बागेश्वर को सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है।
और ये छिंदवाड़ा की का बयान नहीं है, पुराना बयान है। बाबा बागेश्वर तो खुल के बोलते हैं भाई कि हिंदू राष्ट्र वो बनाएंगे। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले सपने के बावजूद भी कमलनाथ ने उन्हें छिंदवाड़ा में रामकथा के लिए बुलाया। उन्हें लगा कि इससे हिंदूवादी वोट मिलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे और वायरल हो गए तो उन्होंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अब आपको कमलनाथ के 2 बयान सुनवाता हूं जिसमें वो बाबा बागेश्वर से अब दूरी बनाते दिख रहे हैं। पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कहने लगे हैं, कैसे पलट गया है मामला, देखिए जरा। कोई लाया उन्होंने खुद अपना कार्यक्रम बनाया, उनकी इच्छा थी कि वो आए। मैंने जब पढ़ा अखबारों की उनका कार्यक्रम बनाया, मैंने कहा स्वागत था, तो मेरे को लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो आए हैं तो छिंदवाड़ा की जनता उनको लाएगी। आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए। और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आप खुद सोचिए, 5 अगस्त को खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से बाबा के को निवेदन कर रहा था कि छिंदवाड़ा आइए, और 9 अगस्त आते आते इतना प्रेशर बन गया कमलनाथ पर कि कह रहे हैं भाई मैंने नहीं बुलाया था, खुद आए थे पब्लिक के बुलाने। बताइए, कल तक आरती उतार रहे थे, आज बाबा बागेश्वर को ऐसा दिखा रहे हैं कि है अपने से आ गए थे, हम क्या करते। अरे अपने से आ गए थे तो आरती उतारने क्यों चले गए, हेलीकॉप्टर में क्यों घुमा रहे थे, क्यों चरणों में पड़े हुए थे। अब आपको यह बताता हूं कि कमलनाथ को जो ये यू टर्न लेना पड़ा है उसकी वजह क्या हो सकती है। कांग्रेस को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिलता है। विधानसभा में कांग्रेस को कितना वोट मिला, अगर आप मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, मध्य प्रदेश 2018 में अगर आप देखेंगे, ये कांग्रेस, आपको बता रहा हूं, कांग्रेस को, ये कांग्रेस का हिंदू वोट मिले कांग्रेस को 35%, हिंदू वोट 35% कांग्रेस को मिले मध्य प्रदेश में 2018, जबकि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को मिला था 70%, 70%। अब सारा मामला यहीं पे फंस गया। शायद कमलनाथ जी को और कांग्रेस आला कमान को दिखने लगा कि हिंदू राष्ट्र की बात, बाबा बागेश्वर की आरती, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा, और इसीलिए शायद उन्होंने तुरंत कन्नी काटनी शुरू कर दी कि हम क्या ही करेंगे। वो तो खुद आ गए थे, लेकिन अब तक देर हो चुकी। क्या मुसलमान वोट छिटक चुका है, और अगर क्या जिस तरह से वो कन्नी काट रहे हैं हिंदू वोट भी छिटक जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या मध्य प्रदेश का चुनाव पलट जाएगा, ये बहुत जल्द। और पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर खूब वायरल है। इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर बैन लगा दिया गया। तस्वीर में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरी तरफ पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। साथ ही ईवीएम पर बैन के फैसले को पीएम मोदी के सपने चकनाचूर होने वाला फैसला बताया जा रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए हमने इस वायरल मैसेज का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा मैसेज पूरी तरह से गलत निकला। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बैन करने पर कोई आदेश जारी किया है और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी किया।